हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी व्याख्याता रेणुबाला चौहान एक बार पुनः आप सभी का मेरी कक्षा में स्वागत है। काव्य दोष के अंतर्गत काव्य दोष के प्रथम भाग में मैं आपको 4 काव्य दोषों के बारे में बता चुकी हूँ, जिसमें था श्रुति कटुत्व दोष, अप्रतित्व दोष, क्लिष्टत्व दोष और ग्राम्यत्व दोष के बारे में मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम बाकी जो दोष काव्य दोष रह गए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें हैं अकर्मत्व दोष, दुष्कर्मत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष, अश्लीलत्व दोष, न्यून पदत्व दोष, अधिक पदत्व दोष और पुनरुक्तत्व दोष। चलिए अब एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जिस काव्य दोष के बारे में हम पढ़ेंगे वो है अकर्मत्व दोष। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अकर्मत्व दोष क्या होता है कि वाक्य रचना की दृष्टि से जहाँ क्रम भंग पाया जाता है, वाक्य की जब हम रचना करते हैं तो वाक्य रचना का एक क्रम होता है। पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है और फिर क्रिया आती है। यानी कि वाक्य में शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहां नहीं होकर कहीं अन्यत्र होता है, वहां पर क्या होगा? अकर्मत्व दोष। जैसा कि इसके नाम से ही हमें विदित हो रहा है, मतलब नहीं, क्रमत्व यानी क्रम में नहीं होना। जहाँ पर शब्द जो है, वाक्य के अंतर्गत जो शब्द है, जो पद है, वो क्रम में नहीं होता है, वहां पर क्या होगा? अकर्मत्व दोष पाया जाता है। अब यहाँ पर मैंने उदाहरण दिया है कि पत राखो पति राधा मेरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पति राधा शब्द के स्थान पर क्या आना चाहिए था? राधा पति शब्द का प्रयोग होना चाहिए था। अगला उदाहरण है कि विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये जो मानवी शब्द है वो लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था। यानी इन दोनों उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए था वहां नहीं होकर अन्यत्र कहीं पर होता है, तो वहां पर क्या होगा? अकर्मत्व दोष पाया जाएगा। अगले दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला काव्य दोष है दुष्कर्मत्व दोष। दुष्कर्मत्व दोष क्या होता है कि जब किसी बात को क्रमबद्ध नहीं कहा जाता है, अर्थात लोक मान्यता के अनुसार जो बात, लोक मान्यता या शास्त्र के अनुसार जो बात पहले कही जानी चाहिए उसे बाद में कहा जाता है और बाद में कही जाने वाली बात को पहले कह दिया जाता है, तो वहां पर क्या होता है? दुष्कर्मत्व दोष होता है। यहाँ पर देखिए एक उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कि नृप मोह का हय दीजिए अथवा मत गजयंत्र। हय का तात्पर्य होता है घोड़ा, गजयंत्र का तात्पर्य होता है हाथी। तो इस उदाहरण में देखिए कि एक जो याचक है वो किसी राजा से कह रहा है कि हे राजन, या तो मुझे घोड़ा दे दीजिए अथवा एक मदमस्त हाथी दे दीजिए। किंतु क्या होता है? लोक मान्यता के अनुसार हाथी की जो कीमत होती है वो घोड़े से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो यहाँ पर याचक को क्या करना चाहिए था? पहले क्या मांगना चाहिए था? हाथी मांगना चाहिए था, क्योंकि हाथी की कीमत ज्यादा होती है। पर हाथी ना मिलने पर घोड़ा मांग रहा है वो। तो इस प्रकार लोक मान्यता के विरुद्ध जब कथनों का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर क्या होता है? दुष्कर्मत्व दोष होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर है कि वज्र सी की, लोह सी, शैल की, सीला सी, वक्ष लक्ष लक, शत्रु के प्रहार चूर हो गए। अब यहाँ पर भी देखिए कि जो वज्र होता है, वज्र की कठोरता होती है वो सबसे अधिक होती है। अतः जब वज्र की कठोरता का प्रयोग पहले हो गया है तो यहाँ पर अब देखिए लोह यानी कि लोहे की, पत्थर, शिला के
आदि के प्रयोग करने का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ठीक है, शास्त्र के अनुसार, लोक मान्यता के अनुसार ये क्रम नहीं होता है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि कौन सा दोष आया है, दुष्क्रमत्व दोष आया है। तो ये दोनों दोष में अंतर क्या है ये मैं थोड़ा बता देती हूँ। दोनों में ही क्या होता है, क्रम दूषित होता है, किंतु अकर्मत्व में क्या होता है, व्याकरण की दृष्टि से वो दूषित होता है। शब्द का प्रयोग जहाँ होना चाहिए वहां पर नहीं होता है, किंतु दुष्कर्मत्व में क्रम जो होता है वो तर्क और शास्त्र या लोक की दृष्टि से, लोक मान्यता की दृष्टि से वो क्रम सही नहीं होता है। तो यही इन दोनों दोषों में अंतर होता है। आगे अगले दोष की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दोष है च्युत संस्कृति दोष। अब च्युत संस्कृति दोष क्या होता है कि जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जो व्याकरण के विरुद्ध हो, यानी वाक्यों में व्याकरण संबंधी जो त्रुटि पाई जाती है वहां क्या होता है, च्युत संस्कृति दोष होता है। ठीक है, व्याकरण संबंधी कोई त्रुटि होगी वहां पर च्युत संस्कृति दोष पाया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि उमड़ते पड़ते सर वृंद थे। अब ये उमड़ते पड़ते ये शब्द क्या है, दूषित है, व्याकरण की दृष्टि से ये दूषित है। होना क्या चाहिए था कि उमड़े पड़ते थे सर वृंद थे, ये शब्द होना चाहिए था। दूसरा है कि क्षण भर रहा उजाला में। अब ये जो उजाला शब्द है वो क्या है, व्याकरण की नियमों के विरुद्ध है। तो यहाँ उजाला के स्थान पर क्या होना चाहिए था, उजाले, ये होना चाहिए था कि क्षण भर रहा उजाले में, व्याकरण की दृष्टि से गलत है। फूलों की लावण्यता देती परमानंद। तो लावण्यता कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है, लावण्य। फूलों की लावण्य देती परम आनंद। तो यहाँ पर तीनों उदाहरणों में आप देखेंगे कि इन तीनों उदाहरणों में जो शब्द हैं वो व्याकरण के विरुद्ध है, यानी कि वाक्य में व्याकरण से संबंधित त्रुटि इसमें पाई गई है। तो ये क्या हुआ, च्युत संस्कृति दोष। अब आपके मन में ये संशय हो रहा होगा कि अकर्मत्व दोष में भी ऐसा होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर ये है कि पहली बात है दोनों का संबंध है व्याकरण विरोध से है, व्याकरण संबंधी त्रुटि है, किंतु च्युत संस्कृति में शब्द का रूप दूषित हो जाता है। यहाँ पर आप देख लीजिए कि उजाला यानी कि शब्द जो है उसका रूप दूषित हो गया है। या तो शब्द का रूप अशुद्ध हो जाता है या फिर वाक्य में जो रूप उसका होना चाहिए वो नहीं होता है। किंतु अकर्मत्व दोष में शब्दों का क्रम दूषित होता है, शब्द जहाँ होना चाहिए वहां नहीं होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि च्युत संस्कृति दोष में तो शब्द का रूप होता है वो ही बदल जाता है, दूषित हो गया। यहाँ पर देखिए उजाला है, लावण्यता है, शब्द का रूप ही दूषित हो गया। किंतु अकर्मत्व में क्या होता है, क्रम भंग हो जाता है, जहाँ उसका प्रयोग होना चाहिए वहां नहीं होकर कहीं अन्यत्र होता है, वो क्या होता है, अकर्मत्व दोष होता है। चलिए अगले हम दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला काव्य दोष है अश्लीलत्व दोष। देखते हैं अश्लीलत्व दोष क्या होता है कि जब किसी वाक्य में अश्लील, लज्जाजनक या फिर अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहां क्या होता है, अश्लीलत्व दोष पाया जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए एक उदाहरण है कि रावण के दरबार में स्थित अंगद पाद। यहाँ पाद जो शब्द है उसका श्लिष्ट अर्थ, पाद का जो अर्थ होता है वो होता है चरण, किंतु यहाँ पर जो है इसका अन्य अर्थ यदि ग्रहण किया जाए उसका अन्य अर्थ होता है अपान वायु होता है। इसका अगर अन्य अर्थ ग्रहण कर लिया जाए अपान वायु तो वो क्या हो जाता है, अश्लील हो जाता है। तो ये क्या हो गया, अश्लीलत्व दोष हो गया। अब आगे इसका उदाहरण है कि अभिप्रेत पद प्रिया ने पाया। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रेत पद पाया का अर्थ मर गया भी होता है,
जो कि क्या होता है, एक तरह का अमंगल सूचक होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अश्लीलत्व दोष हो गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं और इसे स्पष्ट कर देती हूँ कि एक हमने पिछले जो वीडियो में पढ़ा था ग्राम्यत्व दोष और अश्लीलत्व, अब दोनों में ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनका प्रयोग शिष्ट समाज में नहीं होता है। ग्राम्यत्व में असंस्कृत जनों द्वारा प्रयुक्त शब्द या फिर भाव का प्रयोग होता है, और अश्लीलत्व में व्रीड़ा अमंगल सूचक शब्द या भाव का प्रयोग होता है। अश्लील शब्द सभ्य समाज में बोलने के योग्य नहीं होते, आपत्ति योग्य माने जाते हैं। और ग्राम्यत्व जो होता है, दोष होता है, उसमें ये जो शब्द होते हैं वो आपत्ति योग्य तो नहीं होते हैं, किंतु फिर भी संस्कृत या सुसंस्कृत समाज में उनका प्रयोग नहीं किया जाता है। इन दोनों दोषों में यही अंतर होता है। चलिए अगले काव्य दोष की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला काव्य दोष है न्यून पदत्व दोष। अब देखते हैं न्यून पदत्व दोष क्या होता है कि जब वाक्य में आवश्यक होने पर भी किसी शब्द का प्रयोग ना किया जाए और आवश्यक शब्दों की न्यूनता के कारण क्या होता है, ये दोष आ जाता है। अर्थात जहाँ अभीष्ट अर्थ को सूचित करने वाले किसी पद की कमी हो, वहां पर क्या होता है, न्यून पदत्व दोष होता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है मैंने कि पानी पावक पवन प्रभु, ज्यों असाधु त्यों साधु, यानी कि पानी पावक यानी कि अग्नि, पवन जो है वो पवन राजा सज्जन और दुष्ट के प्रति समान व्यवहार करते हैं। अब इस उदाहरण में देखिए के प्रति समान व्यवहार, ये अर्थ को प्रकट करने वाला कोई शब्द नहीं आया है, तो ये क्या होगा, न्यून पदत्व दोष होगा। यानी कि पानी है, अग्नि है, हवा है, राजा है, सज्जन और दुष्ट के प्रति ये सभी क्या है, समान व्यवहार करते हैं, ये शब्द नहीं आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यून पदत्व दोष हो गया। अगला उदाहरण है कि राजन तुम्हारे खड्ग से यश कुसुम विकसित हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि खड्ग के आगे क्या आना चाहिए था, लता शब्द आना चाहिए था, लता शब्द का अभाव है, तो ये क्या हो गया, न्यून पदत्व दोष हो गया। तीसरा है बंसी प्यारी मधुर सुर साथ में सोती है, तो यहाँ पर भी देखिए साथ में से पहले क्या आना चाहिए था, आपके, आपके शब्द नहीं आया है, आपके पद का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यून पदत्व दोष आ गया। यदि आपके शब्द लग जाता तो ये दोष हट जाता। चलिए अगले दो काव्य दोष की तरफ बढ़ते हैं। अगला काव्य दोष है अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष में क्या होता है, जब वाक्य में अनावश्यक शब्द का प्रयोग किया जाए, अर्थात अपेक्षा से अधिक शब्द का प्रयोग किया जाए जहां पर जरूरत ही नहीं होती है, तो वहां पर क्या होगा, अधिक पदत्व दोष। जैसे एक उदाहरण है, मन मेरा स्फटिकाकृति निर्मल रहे सदा गुरुदेव। अब स्फटिकाकृति निर्मल का अर्थ यानी कि स्फटिक मणि के समान निर्मल, इस अर्थ के लिए केवल क्या है, स्फटिक का निर्मल शब्द ही पर्याप्त था। ये जो लगा हुआ है ना आकृति, ये आकृति शब्द क्या है, अनावश्यक है, नहीं होता तो भी काम चल जाता, तो इसमें क्या हो गया, अधिक पदत्व दोष हो गया। अब जैसे अगला उदाहरण है कि तुम निज स्वरूप में चीर महान, तो यहाँ पर भी जो निज शब्द है इसमें क्या है, अधिक पदत्व दोष है, क्योंकि उसके आगे प्रयुक्त जो स्वरूप शब्द है उसका भी क्या है, रूप निजता के भाव को ही व्यक्त करता है, तो ये अधिक पदत्व दोष हो गया। तीसरा उदाहरण है कि तरल गरल की लघु लहरी। अब यहाँ पर देखिए कि जो गरल है, गरल यानी जहर जो होता है वो क्या होता है, अपने आप में ही क्या होता है, लिक्विड,
यानी तरल ही होता है, तो उसके आगे हमें तरल शब्द लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये तरल शब्द जो है क्या हो गया, अनावश्यक हो गया, अधिक पदत्व दोष में आ गया। अब एक और उदाहरण है कि अवगुंठन, घूंघट दिए मंद मंद मुस्काए। यहाँ पर प्रयुक्त ये जो आप देखिए अवगुंठन शब्द है, इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, घूंघट ही होता है। जब वही घूंघट शब्द आ गया है तो उससे पहले अवगुंठन ये शब्द आने की कहाँ जरूरत थी, आवश्यक ही नहीं है, अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है। तो इसमें भी क्या आ गया है, अधिक पदत्व दोष आ गया है। चलिए एक आखिरी दोष है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगला जो दोष है वो है पुनरुक्तव दोष। पुनरुक्तव दोष क्या होता है कि जब अर्थ की पुनरुक्ति होती है, अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों में कह दी जाती है तो वहां पर क्या होता है, पुनरुक्तव दोष पाया जाता है। जैसे कि पहला इसका उदाहरण है कि दृश्य बड़ा था रम्य मंजू सुंदर मनमोहन। अब देखिए यहाँ पर एक केवल रम्य शब्द है, उसका अर्थ भी वही था जो कि मंजू सुंदर मनमोहन, यानी अर्थ की पुनरुक्ति हो गई है। ये सब रम्य शब्द की ही पुनरुक्ति कर रहे हैं, तो यहाँ पर पुनरुक्ति दोष हो गया। अगला है कि मदन बाण के लागत ही मूर्छी परी सुद्धि नाई। अब ये मूर्छी परी सुद्धि नाई, तो ये दोनों क्या है, मूर्छी परी का अर्थ भी वही होता है जो कि सुद्धि नाई का होता है। तो ये पुनरुक्त अर्थ की क्या हो गई, पुनरुक्ति हो गई। अगला देखिए कि जरा मरण जीवन की और ना सुनने वाली बेरी। अब ना सुनना, जिस जो सुन नहीं सकता है वो क्या होता है, बहरा ही तो होता है। तो ये बहरी शब्द क्या है, शब्द की क्या है, अर्थ, शब्द के अर्थ की पुनरुक्ति हुई है, यहाँ पर दूसरे शब्द में उसी अर्थ की पुनरुक्ति हुई है। तो ये क्या हो गया, पुनरुक्तव दोष माना जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको संशय हो रहा होगा कि पुनरुक्तव दोष और अधिक पदत्व दोष एक जैसे लग रहे होंगे। दोनों में क्या होता है, अनावश्यक शब्द आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आए हैं मंजू सुंदर मनोहर, दूसरे उदाहरण में देखिए सुद्धि नाई, तीसरे में देखिए बहरी। किंतु पुनरुक्तव दोष में क्या होता है, अनावश्यक शब्द या शब्द का अर्थ जो होता है पहले किसी शब्द में आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मंजू सुंदर मनोहर जो मनमोहन है उसका जो अर्थ है रम्य शब्द में आ गया है, लेकिन अधिक पदत्व में अनावश्यक शब्द का जो अर्थ है वाक्य के किसी अन्य शब्द या फिर शब्दों में नहीं आता है। अनावश्यक शब्द की पुनरुक्ति के कारण नहीं, किंतु स्वतः अनावश्यक वो होता है। यानी पुनरुक्ति में तो उसका अर्थ पहले शब्द में आ जाता है, किंतु अधिक पदत्व में उसका जो अर्थ होता है शब्द का पहले नहीं आता है, वो अपने आप में ही क्या होता है, आया हुआ होता है, अनावश्यक रूप से आया हुआ होता है, इसलिए वो क्या होता है, अधिक पदत्व होता है। तो आशा करती हूँ विद्यार्थियों के काव्य दोषों के बारे में आज जो मैंने आपको जानकारी दी है, कुछ जो काव्य दोष जो कि एक जैसे लग रहे हैं उनके अंतर को स्पष्ट जो करना मैंने चाहा है, जिसके बारे में मैंने आपको उदाहरणों से जानकारी दी है, उनका अंतर स्पष्ट आपको करवाने की कोशिश की है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।